हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टोरी हब हिंदी में आपका स्वागत। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली नई रोचक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करें। जब शरीर था तब विचार नहीं थे, अब शरीर नहीं रहा तो विचार डेरा डालने लगे। अशोक को जब मेरी हालत के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ और मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पहुंचा। अशोक मेरा इतना लंबा इंतजार करता रहा मेरे लिए, अभी तक इंतजार या फिर यूं ही आया है। अचानक सामने अशोक खड़ा था, आंखों से झरझर आंसू बहाता हुआ, अपने प्रेम की यह हालत देखते हुए स्वयं को लूटा हुआ महसूस कर हिचकियों के साथ रो रहा था। मैं उसे सामने देखकर अवाक थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी वीरान जिंदगी में अब कोई आया है। अनामिका, रूंधे गले से अशोक मुश्किल से बोल पाया। अशोक की आवाज आज मुझे मेरे उन सब उद्बोधनों से ज्यादा भारी और अपनी महसूस हुई जो मैं पिछले 10-12 साल से सुनती चली आ रही थी। अनामिका स्वीटहार्ट, अनामिका डियर, अनामिका डार्लिंग की आवाजों का खोखलापन जो मैं पिछले 2-3 बरस से महसूस कर रही थी आज और ज्यादा खोखली लगने लगी। मेरे चारों तरफ मेरा अपना बनाया, अपना रचाया हुआ संसार खड़ा था, मलिन और निस्तेज पड़े हुए। मेरे शरीर के चारों ओर शानदार चीजों से सजा हुआ मेरा बंगला अभिमान के साथ आसमान से बातें कर रहा था। उसी अभिमान के रथ पर कभी मैं भी सवार होकर सपने संजोया करती थी। मुझे गंभीर हालत को देखकर अशोक बोला, अनामिका, एक बार मुझे खबर तो कर दी होती अपनी बीमारी की। अशोक के दिल में मेरे लिए टिमटिमा कर जलता हुआ दीपक मेरे मन के अंधेरे में एक किरण सी चमकी। अकेलापन, अवसाद और उदासी भरे मन में अशोक की उपस्थिति की दस्तक से एक नई तरह की आशा का संचार हुआ। अशोक ने ढूंढकर कमरे की लाइट जलाई। कमरा एक बार फिर से रोशन हो गया। चारों तरफ गंदगी जमा हो गया था। महंगा महंगा आधुनिक सामान बिल्कुल गंदा सा पड़ा था। कमरे की सजावट जहां अपने अतीत की आलिशानता बयान कर रही थी, वहीं उस पर जमी धूल की परत वर्तमान की बेजान तस्वीर पेश कर रही थी। मेरी अवसादग्रस्त जिंदगी की चिड़चिड़ाहट और चिल्लाहट से त्रस्त होकर नौकर नौकरानियां काम छोड़कर चली गई थी। महीनों से साफ सफाई नहीं हुई थी। पैसे से श्रम खरीदा जा सकता है, अपनापन नहीं, इसका एहसास मुझे हो रहा था। दीवार पर लगे विशाल आईने पर निगाह पड़ते ही मैं चौंक गई। लेटे लेटे ही अपना प्रतिबिंब देखकर मुझे रोना आ गया। एक बार को तो मैं खुद को ही पहचान नहीं पाई। मेरे पर हमेशा हंसते खिलखिलाते रहने वाला विशाल आईना गंदा होकर मायूसी प्रकट कर रहा था। अशोक बोला, अनामिका, कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। इतनी बीमार पड़ी थी, एकदम पीली पड़ गई हो। मैं अशोक की हालत समझ रही थी। एक एक बीती बात मुझे याद आ रही थी। अकेलेपन और अवसाद से अशोक की सहानुभूति मुझे कुछ हद तक उबार रही थी। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। यादों के खंजर दिमाग में ठक ठक कर रहे थे। कॉलेज के वे दिन हवा में उड़ने के थे, आसमान से बातें करने के। यौवन पूरे निखार पर था। मैं तितलियों की तरह इधर उधर मंडराती रहती। कलियां खिलेंगी तो मधुप मंडराएंगे ही, और फिर यह तो समय होता है युवाओं को आकर्षित करने का। हरदम सजना संवरना, इधर उधर इतराते हुए फिरते रहना। न कोई चिंता थी, नहीं कोई परवाह, बस उड़ते ही जाना, लोगों की निगाहों में चढ़ते जाना, उनकी कानाफुसियां सुनकर उल्लासित होना और उनकी प्यासी निगाहें ताड़कर उन्हें और तड़पाना, उनकी अतृप्तता भरी मनुहार सुनकर स्वयं को तृप्त महसूस करना। चिंता नहीं थी तो चिंतन भी नहीं था। अशोक मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। अशोक न जाने कब मुझसे दिल लगा बैठा था। भावुक अशोक मेरे रुपयोवन के मोहजाल में फंस गया था। हरदम वह बिन पानी की मछली की तरह तड़पता रहता था। पुरुष बेचारा पहले प्यार को अपने दिल पर लगा लेता है। मेरे लिए पुरुषों की तड़प मेरी आत्मसंतुष्टि थी। पुराने जमाने से चली आई परंपरा नारी की तड़प से पुरुषों की आत्मसंतुष्टि को तोड़ना मेरे अहम को संतुष्ट करती थी। मैं 20वीं सदी की नारी थी। मेरे विचारों में खुला आसमान था। मेरा एक स्वतंत्र अस्तित्व है। मैं भी पुरुष की तरह एक इकाई हूँ। प्रेम प्यार एक अलग बात है, लेकिन शादी बच्चे का बंधन मुझे नागवार लगता था। कॉलेज के दिन फुरफुर कर उड़ गए। अशोक का प्यार मेरे मस्तिष्क पर
सामान्य सी ठक ठक थी। अपनी अलग पहचान बनाने की लौ मन में निरंतर जलती रहती। मैं भावुकता में न बहकर पूर्ण व्यावसायिक हो गई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी, ऊंचा ओहदा, भरपूर पगार, सारी सुख सुविधाएं मेरे कदमों को चूम रही थी। मैं स्वतंत्र, आर्थिक रूप से मजबूत, अच्छी प्रतिष्ठा वाली, फिर क्यों किसी पुरुष के अधीन रहूं? परिवार के बंधनों में बंधु, पैसे से हर चीज हासिल की जा सकती है। अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए एक अदद पुरुष भी। जब पद प्रतिष्ठा पाकर पुरुष अहम में पागल हो सकता है, तो स्त्री क्यों नहीं? मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी। मुझ में खुद के अहम की बू कुछ ज्यादा ही आ गई थी। ऑफिस में ही प्रेम से मेल मिलाप बढ़ा। हर मुद्दे पर हमारी बौद्धिक बहसें होती, राजनीतिक, सामाजिक विचार विमर्श होता। हर विषय पर हम लोग खुले विचार रखते, यहाँ तक कि प्यार, सेक्स और शादी पर भी। मेरी मानसिक भूख के साथ साथ शारीरिक भूख भी जोर मारने लगी थी। समान बौद्धिक स्तर वाले प्रेम के साथ काफी तार्किक विचार विमर्श के बाद हम दोनों एक साथ रहने लगे, बिना किसी वैवाहिक बंधन के। लिव टुगेदर, हम दो स्वतंत्र इकाई, दो शरीर थे। एक छत के नीचे होकर भी हमारी साझी छत नहीं थी। पहले तो अड़ोस पड़ोस में हमारे साथ साथ रहने पर कानाफूसियां हुई, छिनाल, वेश्या और न जाने किन किन संबोधनों से मुझे नवाजा गया, लेकिन मैं तो उड़ान पर थी। इन सब बातों से मैं कहाँ डरने वाली थी। मोहल्ले के युवक युवतियों को मेरे घर के आसपास फटकने की सख्त मनाही हो गई थी। मेरे घर के चारों तरफ अघोषित एलओसी बन गई थी, जिसे पार करना सफेद पोश शरीफों के बस की बात नहीं थी। मोहल्ले जब शरीर बोलता है तो विचार चुप रहते हैं। एलओसी के घेरे में मैं कब अकेली पड़ती गई, इसका मुझे भनक तक नहीं हुआ। शरीर था कि खिलता ही जा रहा था। मैं शरीर के रथ पर सवार होकर अभिमान के आसमान में उड़ रही थी। प्रेम के साथ रहते हुए भी हमारा साझा कुछ नहीं था। मैं जब चाहती प्रेम के शरीर का भरपूर उपभोग करती, प्रेम को हमेशा उसकी सीमा रेखा दिखाती रहती। पुरुष होकर भी प्रेम का पुरुषत्व मेरे सामने बौना रहता। अपना फ्रेंड सर्कल मुझे खुशनुमा महसूस होता। लिव टुगेदर में पति पत्नी के बीच की लाज और लिहाज, सामाजिक दबाव और बच्चे होने का मानसिक दबाव नहीं था। बस उच्चृंखल व्यवहार, शरीर का विभिन्न तरह से भरपूर उपभोग परम आनंद प्रदान करता। देखते ही देखते प्रेम के साथ का मौखिक अनुबंध पूरा हो चला। साथ रहते प्रेम के मन में घर बसाने की चाहत घुल रही थी। प्रेम बहुत भावुक हो उठा था। अलगाव से उसे बेचैनी हो रही थी। वह शादी कर घर बसाने के लिए मिन्नतें करने लगा, लेकिन मैं तो मन और तन के उफान पर थी। तन अभी भी भरपूर बोल रहा था, भाव तो मन में थे ही नहीं। भाव होते तो मन कमजोर पड़ जाता। मैं नारी की गुलामी की पक्षधर बिल्कुल नहीं थी। शादी यानी नारी की गुलामी के दौर की शुरुआत। मैंने एक झटके में प्रेम को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुझ में शारीरिक आकर्षण अभी भी उफान पर था। मर्दों की लाइन लगने को तैयार थी। प्रेम प्यार बेवकूफों की तरह बेकार में अपनी ऊर्जा जलाओ, तन मन को तरसाओ, मेरा सिद्धांत था। खाओ पियो और मौज करो। माँ बाप के बीच की यदा कदा की खिंचन की पैठ मेरे मन में इतनी गहरी समाई हुई थी कि पारिवारिक स्नेह का ताना बाना पकड़ने में मैं कभी सफल नहीं हो पाई। फिर बदलाव के धरातल पर पैर रखकर कभी महसूस करने और समझने की कोशिश ही नहीं की। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मेरी प्राथमिकता रही थी। उनकी पूर्ति के लिए मेरे पास संसाधनों की किसी तरह कोई कमी नहीं थी। बस पैसा फेंको, सभी सुविधाएं हाजिर हो जाएंगी। आलिशान बंगला होने के कारण कभी घर की उष्मा महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। आधुनिकता के जुनून में मेरा अहम ही मुझ पर सवार था। प्रेम के बाद अब सेक्स पूर्ति के लिए रमेश टकरा गया था। उसका भरा पूरा शरीर था, छुट्टे सान जैसा मस्त। मेरे साथ लिव टुगेदर उसके लिए बहुत अच्छा ऑफर था। हम दोनों साथ साथ रहने लगे, बिना किसी साझी छत के। फिर से वही शारीरिक आनंद की सुनहरी गुफा में विचरण। मन की स्वतंत्र उड़ान में मैं कभी अपने को हारी हुई महसूस नहीं करती। ऐसा लगता कि मैंने रमेश के पौरुष के साथ साथ मर्दों के पौरुष को हरा दिया है। समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। देह के कोनों का तीखापन कम होने लगा था। मन के कोण कुछ तीखे होकर अधूरापन महसूस करने लगे थे। हर माह मेरे वजूद में अंडा तैयार होता, निषेचित होकर मुझे नारी का पूर्णत्व प्रदान करने के लिए आतुर रहता। पर शुरुआत में
मैं पुरुष से बिल्कुल हार मानने वाली नहीं थी। प्रेम और रमेश के लाखों शुक्राणु बिना संगम के बह चुके थे, पर अब मेरा मन करता कि मैं हार जाऊं और मेरा मातृत्व जीते। नारी के अधूरेपन का एहसास मुझे महसूस होने लगा था। मन में कचोट सी उठने लगी थी। मेरी चाहत सुनकर रमेश एकदम से बिफर गया। हमारे लिव टुगेदर के अनुबंध में बच्चा नहीं था। अब मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रमेश को यूज कर रही हूँ कि रमेश मेरा इस्तेमाल कर रहा है। अपने अपने अहम की जीत में हम दोनों ही हार रहे थे। हालांकि सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक नुकसान नारी को ही उठाना पड़ता है। पुरुष तो हमेशा हार कर भी जीतता है और जीत कर तो जीतता ही है। अब मेरा शरीर ढलान पर था तो विचार उठने लगे। सामाजिक ताने बाने की कमी महसूस होने लगी। समाज में प्रतिष्ठा, पद, पैसा पाकर भी मैं सामाजिक कार्यक्रमों में अछूत जैसी स्थिति में रहती। इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर और कुछ ब्लैकबेरी मैसेंजर से सारी दुनिया हमारी थी, लेकिन हमारा पड़ोसी हमारा नहीं था। मेरा अभिमान चकनाचूर होकर मिटने के लिए तैयार था, पर रमेश बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं था। अब मेरी मिन्नतों के बाद भी वह अपने स्पर्म मेरी कोख में डालने के लिए तैयार नहीं था। मेरी हालत जल बिन मछली जैसी हो रही थी। मेरा मन बच्चे के कोमल स्पर्श को बेचैन होता। कोमल कोमल हाथों की छुअन को महसूस करने के लिए मेरा मन व्यग्र होता, कंपित होता। सामाजिक अकेलापन, अधूरा नारीत्व मुझे अवसादग्रस्त करने लगा था। रमेश का ज्वार, उसका हारा हुआ चेहरा अब मुझे आह्लादित नहीं करता था। उसका अनामिका डियर, अनामिका डार्लिंग कहना मेरे मन को चिड़चिड़ा बना रहा था। लिव टुगेदर मुझे इंद्रधनुषी मायाजाल सा महसूस होने लगा था। मेरा सब कुछ लुट कर भी मेरा अपना कुछ नहीं था। अनुबंध का समय पूरा हो गया। रमेश एक झटके के साथ मुझे छोड़ गया। मेरी लाख मिन्नतों के बाद भी वह एक पल भी रुकने को तैयार नहीं हुआ। मेरे जज्बातों से उसको कोई लगाव नहीं था। जैसे एक झटके में मैंने प्रेम को छोड़ दिया था, वैसे ही रमेश ने मुझे छोड़ दिया। आलिशान घर, महंगा विदेशी सामान मेरे चारों तरफ अभिमान के साथ सजा हुआ था, लेकिन मेरा अभिमान छंट रहा था। अकेलापन भयावह हो रहा था। परिवार के आपसी ताने बाने की कमी महसूस होने लगी थी। समाज की नजरों में, अपने बौद्धिक विचारों में तो मैं नारी की जीत का आदर्श मॉडल बन ही चुकी थी, पर वास्तविकता में मैं अपने अंदर जो रितापन महसूस कर रही थी वह मुझे सालता। निराशा और अकेलापन मुझे दिवास्वप्नों में खोने लगा था। परिणामत चिड़चिड़ापन और गुस्सा मुझ पर हरदम हावी रहने लगा था। ऑफिस में, घर में मैं हरदम झुंझलाती, चिड़चिड़ाती रहती। कभी मुझे लगता मेरा भी प्यारा सा परिवार है, पति है, छोटा सा बच्चा है जो अपने नाजुक मसूड़ों से मेरे स्तन चूस रहा है, गिले गिले होंठों से मुझे चूम रहा है। उसकी सुसु की गर्माहट मुझे राहत दे रही है। कभी लगता मेरा अभिमान अट्टहास कर रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है। मैं एकदम से अकेली पड़ गई हूँ। चारों तरफ डरावनी डरावनी सुरतें घिर आई है। घबराहट में मेरी एकदम से चीख निकल जाती। तंद्रा टूटती तो अकेला घर सान्य सान्य करता मिलता। नौकर नौकरानियां अपनी ड्यूटी निभाती, मुझे खाना खाने के लिए जोर डालती तो मैं उन पर ही चिल्ला पड़ती। कुछ दिन मुझे झेलने के बाद वे भी मुझे छोड़कर चली गई। अकेलापन और घिर आया। घर के चारों तरफ खिंची लक्ष्मण रेखा पार करने का साहस किसी में नहीं था। लिव टुगेदर के फंडे ने समाज से टुगेदरनेस होने ही नहीं दिया। मैं अवसादग्रस्त होती जा रही थी। मन में घोर निराशा थी तो तन भी बीमार रहने लगा। न किसी काम में मन लगता, न कुछ करने खाने पीने की इच्छा होती। हरदम अकेलापन सालता, काटने को दौड़ता रहता। अकेलेपन का एहसास भी मुझे भयभीत करता रहता। अब मैं क्या करूं? मेरे विचार कुंद पड़ते जा रहे थे। नाते रिश्तेदारों की परवाह मैंने कभी की ही नहीं थी, तो अब कौन साथ देता? अवसादग्रस्त होकर मैंने नौकरी भी छोड़ दी थी। अकेली घर में पड़ी रहती। न खाने की सूध, न कोई बनाने वाला, न कोई मनाने वाला। मम्मी पापा के बीच की मनुहार मुझे अब बार बार याद आती। भाइयों और बहनों के बीच की तकरार, लड़ाई झगड़ा याद आता। अजीब हालत हो गई थी। शरीर सूख कर कांटा होता जा रहा था। न दिन का पता रहता न रात का। दिवाली पर हरदम रोशन रहने वाला मेरा बंगला और मेरा मन अंधेरे में घिरा रहता। परिवार की अवधारणा को ताड़कर लिव टुगेदर का मायाजाल, असीम सुख अब समझ आ रहा था। अनामिका, डॉक्टर को बुला लाता हूँ,
अशोक कह रहा था, मैं बेसुध सी पड़ी थी और उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।